हाय प्यारे बच्चों, आज हम लोग यूपी बोर्ड फिजिक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन समतलों पर पढ़ेंगे। चूँकि प्रकाश का परावर्तन नामक चैप्टर अलग अलग किताबों में एक ही में दिया है, जिसमें आपका प्रकाश का परावर्तन समतल पर और प्रकाश का परावर्तन गोलीय पृष्ठों पर दिया है, किंतु हम आप लोगों को सुविधा के लिए इन दोनों चैप्टरों को अलग अलग करके पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपको कम चीज़ों को याद करना पड़े और चैप्टर आसानी से याद हो जाए। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में बातचीत करेंगे कि फिजिक्स अर्थात भौतिकी यानी भौतिक विज्ञान कहते किसको है। तो इसके बारे में हेडिंग डालेंगे। पहले भौतिकी या भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, भौतिकी या भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। भौतिक विज्ञान, इंग्लिश में इसको फिजिक्स कहते हैं, फिजिक्स। तो बच्चों, फिजिक्स शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के, किस भाषा के, लैटिन भाषा के फ्यूसिस, लैटिन भाषा के फ्यूसिस शब्द से मानी जाती है। किससे बेटा? फ्यूसिस। स्पेलिंग याद जरूर रखेंगे, PHUSIS, फ्यूसिस शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ क्या होता है? नेचर। जिसका अर्थ क्या होता है बेटा? नेचर। नेचर अर्थात प्रकृति। नेचर मतलब प्रकृति। तो फिजिक्स को आप कुछ इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि भौतिकी या भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, मैं यहाँ पे परिभाषा लिख रहा हूँ, आप लोग को अच्छी लगे तो लिख लीजिएगा। भौतिकी या भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है, वह शाखा है जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम प्रकृति में होने वाली, प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो जैसा कि इसका नाम है, तो बेटा मेरे मिटाने से पहले चीज़ों को आप लिख लिया करो, वीडियो को रोक करके। तो जैसा कि हमने बताया कि भौतिकी की जो परिभाषा है उसमें उसके लैटिन भाषा के आधार पर उसको परिभाषित किया गया है। ये भी भौतिकी की परिभाषा ठीक है। एक अन्य परिभाषा भी इसकी दी जाती है, उसको भी मैं लिख रहा हूँ, जो कि भौतिक विज्ञान के कसौटी पर खरा उतरती है। वो दूसरी परिभाषा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप उसको लिख लीजिएगा। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है, शाखा है
जिसके अंतर्गत हम द्रव्य एवं ऊर्जा के विविध रूपों एवं उनकी अन्योन क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अन्योन क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ये भी फिजिक्स की एक दूसरी परिभाषा है। इस परिभाषा में आए हुए 3 शब्द जैसे द्रव्य, ऊर्जा के विविध रूप और अन्योन क्रिया, ये क्या है, इसका क्या मतलब है, यदि इन शब्दों को हम समझ जाएं, इन शब्दों के मतलब को समझ जाएं तो शायद हमें ये परिभाषा टफ न लगे, अर्थात आसान बन जाए, यानी इजी हो जाए। तो मैं इन शब्दों को केवल आपको ओरली समझा देता हूँ, ठीक है बेटा। तो द्रव्य क्या होता है, जैसा कि आप निम्न कक्षाओं में आप पढ़ के आए ही होंगे कि द्रव्य को एक अन्य नाम से भी हम लोग जानते हैं, जैसे पदार्थ। द्रव्य पदार्थ एक ही होता है बेटा। द्रव्य उसे कहते हैं कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें भार होता है और जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रिय अर्थात सेंस ऑर्गन से कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्रव्य या पदार्थ। अब पूछा जाता है कि बताइए द्रव्य का कोई ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करिए जो द्रव्य या पदार्थ होके, जो इन तीनों शर्तों को बेटा लागू करेगा, वही द्रव्य या पदार्थ होगा। वो 3 शर्त क्या है, मैं फिर से परिभाषा रिपीट कर रहा हूँ आपको, बल्कि मैं लिख ही दे रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा। द्रव्य क्या होता है, द्रव्य या इसका एक अन्य नाम भी है पदार्थ, इसको इंग्लिश में मैटर या सब्सटेंस बोलते हैं। मैटर और सब्सटेंस, मैटर और सब्सटेंस, ट्रांस, TRANCE, मैटर और सब्सटेंस। तो बेटा वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका भार होता है तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। तो बेटा द्रव्य की परिभाषा हमने लिख दिया था कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें भार होता है तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रिय से कर सकते हैं। आपके दिमाग में फिर एक प्रश्न उठेगा कि सर ज्ञानेंद्रिय का होती है, तो ज्ञानेंद्रियां बेटा 5 होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। इनमें से कोई एक परिभाषा के दौरान कोई एक ज्ञानेंद्रिय यूज में आ सकती है। तो जैसे इसका उदाहरण की बात करें कि ऐसा कोई उदाहरण या एग्जाम्पल बताइए जो द्रव्य होने का प्रूफ या प्रमाण प्रस्तुत करें। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपके आंखों के इर्द गिर्द दिखाई दे रहे हैं।
फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं इसी पेन को ले रहा हूँ या अपने इस मार्कर को ही ले रहा हूँ जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ फिलहाल। तो ये पेन हो सकता है या ये मार्कर, व्हाइट बोर्ड, पत्थर इत्यादि। अब आप कहोगे इनको सर आप कैसे प्रूव करेंगे कि ये द्रव्य है? तो बेटा देखो, परिभाषा में हमने 3 शब्द ही बताए थे। उन तीनों शब्दों को यदि ये इनमें से कोई भी एग्जाम्पल लागू करेगा तो वो द्रव्य के लिए सेटिस्फाइड हो जाएगा। जैसे हमने क्या बोला था कि द्रव्य उसे कहेंगे जिसके अंदर कुछ न कुछ भार होगा, जिसका अनुभव अपनी ज्ञानेंद्रिय से कर सकते हैं और वह कुछ न कुछ स्थान अवश्य घेरेगा। तो बेटा यदि मैं पेन का उदाहरण लूँ या अपने इस मार्कर का ही एग्जाम्पल लेता हूँ, तो ये मार्कर जितनी इसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई होगी उतना ये स्थान घेरेगा कि नहीं? तो जवाब होगा हाँ सर घेरेगा। इसका वेट होगा कि नहीं? ज़रूर इसका कुछ न कुछ वेट यानी भार होगा। और इसे हम अपनी ज्ञानेंद्रिय अर्थात त्वचा से इसको टच कर रहे हैं, आंखों से इसको देख रहे हैं, तो ये तीनों केस को लागू कर रहा है, अतः ये द्रव्य हुआ कि नहीं? तो हो गया द्रव्य। ऐसे ही आप कोई सा भी उदाहरण लेके उस पर ये 3 बातों को लागू करोगे, यदि ये तीनों बातें फुलफिल होंगी तो वो वस्तु द्रव्य होगा। अब बात करते हैं जैसे दरवाज़ा, क्या दरवाज़ा द्रव्य है? तो आप कहेंगे नहीं। कहाँ है भैया? दरवाज़ा द्रव्य नहीं है, बट जिस चीज़ का वो बना है वो द्रव्य है। दरवाज़ा किसका बनता है? लकड़ी का। लकड़ी द्रव्य है कि नहीं? तो है। तो जब लकड़ी द्रव्य है तो दरवाज़ा को द्रव्य कह सकते कि नहीं? तो जी कह सकते हैं, अर्थात दरवाज़ा भी क्या है? द्रव्य है। तो अधिकांशतः चीज़ द्रव्य ही होती है। अब बात कर लेते हैं कि क्या प्रकाश भी द्रव्य है? प्रकाश के बारे में यदि पूछा जाए या कोई आपसे पूछे कि क्या प्रकाश भी द्रव्य है, तो उसमें आप तीनों चीज़ों को फुलफिल करो। यदि तीनों चीज़ें लागू होंगी तो वो आपका द्रव्य होगा, अन्यथा नहीं। अब प्रकाश बेटा आँख से देखते तो ज़रूर हो, लेकिन वो कितना किलोग्राम का होता है कभी देखे हो? नहीं। महसूस कर लेते हो, बट कितना स्थान घेर रहा है, कितने किलो का है, 2 किलो 5 किलो, ऐसा तो होता नहीं कभी। तो प्रकाश द्रव्य नहीं है, प्रकाश द्रव्य नहीं है। समझ गए बेटा? आगे बात करते हैं। परिभाषा में एक और शब्द आया था ऊर्जा। क्या आया था बेटा? ऊर्जा। जब हमने फिजिक्स की परिभाषा लिखा था तो उसमें 3 शब्द आए थे। हमने कहा था उन तीनों शब्दों का मतलब आपको बताऊंगा। पहले शब्द का मतलब मैंने बता दिया कि द्रव्य या पदार्थ क्या होता है, उसके बारे में समझा दिया। अब उसमें एक अन्य शब्द भी आया था ऊर्जा। तो मुझे पता है कि आप ऊर्जा के बारे में निम्न कक्षाओं में पढ़ के आए होंगे, फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हेडिंग लिख लेंगे बेटा ऊर्जा यानी एनर्जी। एनर्जी, ऊर्जा क्या होती है? तो बेटा ऊर्जा होती है कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो बेटा आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा कि सर ऊर्जा बनती कैसे है? ऊर्जा कैसे बनती है? तो जवाब होगा कि जो मनुष्य लोग हैं उसको कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए। अब वो ऊर्जा बनेगी कहाँ से? तो उसे जो ऊर्जा प्राप्त करनी होगी वो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए डिपेंड होगा पोषक तत्वों पर, यानी हरे जो सब्जियां वगैरह हैं उन पे निर्भर होगा मनुष्य। अब उन हरी सब्जियों को कहाँ से ऊर्जा मिलेगी या वो कहाँ से ऊर्जा बनाती हैं? तो उन्हें ऊर्जा मिलती है बेटा सूर्य के प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश में वो हरे पेड़ पौधे ऊर्जा बना लेते हैं और उस ऊर्जा को हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम ले लेते हैं पौधों से। उन्हें खाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? एनर्जी। तो हम उस ऊर्जा का क्या करते हैं? कार्य करने में क्षय करते हैं उस ऊर्जा को। तो ये ऊर्जा के बारे में था, ठीक है। अब ऊर्जा के विविध रूप उसी में आया था परिभाषा के दौरान कि
द्रव्य और ऊर्जा के विविध रूप। तो देखो जी, द्रव्य के भी 3 रूप होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। यदि फिजिक्स के टर्म में बात करें तो बायोलॉजी में द्रव्य की 4 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस और चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है, जिसके बारे में यहाँ हम लोग बातचीत नहीं करेंगे। ठीक है, हमें 3 ही अवस्था के बारे में पढ़ना है, ठोस, द्रव और गैस के बारे में। ऊर्जा के अनेक रूप बहुत सारे हैं, जैसे पवन ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ऐसी बहुत सारी ऊर्जाएं हैं। तो विविध रूप का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद उसमें एक शब्द आया था अन्योन क्रिया, एक शब्द आया था परिभाषा में बेटा, अन्योन क्रिया। अन्योन क्रिया इसको इंग्लिश में म्यूचुअल इंटरेक्शन कहते हैं, म्यूचुअल इंटरेक्शन। ये अन्योन क्रिया का होती है बेटा। तो अन्योन क्रिया का मतलब होता है बेटा कि हम द्रव्य को एनर्जी में यानी ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में बदल सकते हैं। अर्थात मैं लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा इसको, द्रव्य को ऊर्जा में एवं ऊर्जा को द्रव्य में बदलने की क्रिया को अन्योन क्रिया कहते हैं। अन्योन क्रिया कहते हैं। अन्योन क्रिया कहते हैं। तो बेटा हमने अभी लिखा कि अन्योन क्रिया का मतलब था द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में बदलना, अन्योन क्रिया कहलाता है। अब आप कहोगे सर ऐसा कोई उदाहरण प्रस्तुत करिए जिससे ये सिद्ध होके कि द्रव्य ऊर्जा में बदल रहा है और ऊर्जा द्रव्य में बदल रहा है, तो हम मान जाएंगे। तो देखो भैया उदाहरण देते हैं तुम्हारे सामने। सबसे पहले हम तुम्ही से पूछेंगे, बताओ कैंडल मतलब मोमबत्ती द्रव्य है कि नहीं, सिद्ध करके बताओ। पहले सोचो, वीडियो को रोको और सोच के बताओ, कमेंट में कमेंट करो कि क्या मोमबत्ती द्रव्य है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो वीडियो को पॉज करके। चलो जी, अच्छा देखो जी, ये कैंडल है मतलब मोमबत्ती। अच्छी खासी तो बनी नहीं है, हंसना मत, मान लेना। ये एक तरह की कैंडल अर्थात मोमबत्ती है। बेटा ये मोमबत्ती द्रव्य है। कैसे? मोमबत्ती की कुछ लंबाई, चौड़ाई, मोटाई होगी कि नहीं? तो आप कहोगे जी हाँ होगी। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या मोटाई यदि है तो वह स्थान घेरेगी कि नहीं बेटा? घेरेगी सर। तो पहली शर्त थी, इसमें 3 शर्त मैंने दिया था द्रव्य साबित करने के लिए कि द्रव्य वह वस्तु होती है या द्रव्य वह चीज़ें होती हैं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें भार होता है और जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रिय से कर सकते हैं। तो पहले साबित करो बेटा कि ये स्थान घेर रहा है। तो घेर रहा है कि नहीं? घेर रहा है ना, स्थान घेर रहा है। सिद्ध हो गया कि स्थान घेर रहा है, क्योंकि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या मोटाई होगी तो स्थान घेरेगा। दूसरा था शर्त कि इसका कुछ भार होना चाहिए। इसमें मोमबत्ती की कुछ भार होगा कि नहीं? मोमबत्ती का जी होगा। इसको आँख से देख रहे हो, हाथ से टच कर रहे हो, तो ज्ञानेंद्रिय भी 3 आ गई, ज्ञानेंद्रिय भी इसमें लग गई। ये तीनों शर्त को फुलफिल कर रहा है कि नहीं? है कर रहा है। तो द्रव्य हुआ कि नहीं? कैंडल अर्थात मोमबत्ती, तो हो गया जी। तो यदि मोमबत्ती द्रव्य है तो हमने लिखा था हम द्रव्य को ऊर्जा में बदलते हैं और ऊर्जा को द्रव्य में बदलेंगे। इसी प्रक्रिया को हम अन्योन क्रिया कहते हैं। तो देखो जी, ये मोमबत्ती द्रव्य है, अब इसको हम एनर्जी में तब्दील करने जा रहे हैं। अब इसे हम लीट करेंगे, अर्थात मोमबत्ती को क्या करेंगे? जलाएंगे। लीट मतलब जलाना। इसको जब जलाएंगे तो इससे बेटा ऊर्जा निकलेगी। कौन सी ऊर्जा बेटा? तो मोमबत्ती जब जलेगी तो 2 प्रकार की ऊर्जा उसमें से निकलेगी। एक तो उष्मा ऊर्जा होगी और दूसरी प्रकाश। कौन कौन सी ऊर्जा बेटा? एक उष्मा ऊर्जा और एक प्रकाश ऊर्जा। अब आप सोच रहे होगे कि सर मोमबत्ती से उष्मा ऊर्जा कैसे निकल रही है? प्रकाश तो ठीक है, प्रकाश कमरे में हो जाएगा तो प्रकाश ऊर्जा तो सही है, बट उष्मा कहाँ से कह रहे हैं कि निकलेगी? तो बेटा
जब मोमबत्ती जलती है तो उसका जो लौ होता है वो सीधे जलता है, क्षैतिज, जैसे पट नहीं है, ऐसे नहीं जलता, इस तरह से नहीं जलता लौ, कभी ऐसे नहीं जलता, वो सीधा ही जलता है जब तक इस पर हवा का कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो इसके इर्द गिर्द की जो ये मोमबत्ती है, इसके इर्द गिर्द जो हवा होगी, ये मोमबत्ती जब जलेगी तो इर्द गिर्द की हवा को क्या करेगी, थोड़ा हल्का कर देगी, और ये हल्की हवाएं ऊपर उठेंगी और वायुमंडल में जाएंगी। इसी वजह से जो मोमबत्ती का लौ होगा बेटा, ये जो फ्लेम होगा इसका लौ, ये सीधा जलता है। ये कैसे जलता है, सीधा स्ट्रेट। तो बताओ ये उष्मा ऊर्जा दिया कि नहीं, इसको गर्म किया कि नहीं, आसपास के जो वायु के कण हैं, कर दिया ना। तो उष्मा ऊर्जा निकली कि ना, मोमबत्ती से निकल गई। अब प्रकाश भी कमरे में फैल जाएगा, या मोमबत्ती जहाँ भी जलाओगे वहाँ प्रकाश हो जाएगा चारों तरफ। तो इस मोमबत्ती, ये थी द्रव्य। मोमबत्ती कैसी थी, मोमबत्ती द्रव्य थी, आपने ये साबित कर दिया था पहले ही। और जब इसको आपने जलाया तो इसमें से दो प्रकार की ऊर्जा निकली, एक तो उष्मा ऊर्जा निकल रही है, कौन कौन सी, एक उष्मा ऊर्जा और दूसरी प्रकाश ऊर्जा निकल रही है। तो देखो जी, द्रव्य को हमने ऊर्जा में बदल दिया कि नहीं, बदल दिया। द्रव्य को हमने जब जलाया इस मोमबत्ती को तो इससे उष्मा निकली और एक तो का निकला प्रकाश, दो प्रकार की ऊर्जाएं निकली। तो द्रव्य का बदलाव हमने उष्मा में कर दिया, द्रव्य का बदलाव हमने ऊर्जा के रूप में कर दिया। अब ऊर्जा को कैसे हम द्रव्य में तब्दील करेंगे, तो बेटा अब ये जो कैंडल होगी, जब ये जलेगी तो जो कैंडल उष्मा ऊर्जा के वजह से पिघलेगी, कुछ गर्मी होगी, हीट पैदा करेगी ये मोमबत्ती, तो कुछ न कुछ कैंडल का होगी पिघलेगी, और पिघल के नीचे का होगी इकट्ठा हो जाएगी। अब इस इकट्ठे हुए मोमबत्ती को हम पुनः इकट्ठा करके एक फिर से मोमबत्ती बना सकते हैं बेटा, बना सकते कि नहीं जी, बना सकते ना। तो द्रव्य को आपने पहले ऊर्जा में बदला, अब उस ऊर्जा का जो उपयोग उष्मा ऊर्जा के रूप में हुआ उसे तो हम पा लिए, और उसे पाकर हम पुनः एक ठोका बना लिए द्रव्य। हालांकि 100% द्रव्य को 100% हीट यानी ऊर्जा में तब्दील कर सकते हैं, बट 100% एनर्जी को 100% द्रव्य में नहीं बदल सकते हैं बेटा। इस वजह से जितनी बड़ी कैंडल पहले थी उतनी बड़ी मोमबत्ती फिर हमें नहीं मिल सकती है, बट कुछ तो मिलेगी, कुछ जो पिघल के इकट्ठा होगी उससे कुछ तो मोमबत्ती बनेगी, कुछ तो लंबी चौड़ी होगी थोड़ी मोड़ी। तो इससे ये साबित हो जाता है कि हम द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में बदल सकते हैं। लेकिन 100% द्रव्य को हम 100% ऊर्जा में तो बदल सकते हैं, बट 100% ऊर्जा को 100% द्रव्य में नहीं बदला जा सकता। बदला जा सकता है। तो ठीक है बेटा, आज हमने फिजिक्स के बारे में बेसिक बातचीत किया। कल से हम आपको चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे।